ओके, सो हेलो स्टूडेंट। लास्ट वाली क्लास में हमने आपके सीएमए फाउंडेशन का जो ओल्ड स्कीम था उस ओल्ड स्कीम का आपका फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट का पेपर डिस्कस किया था। आज वाली क्लास में मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो न्यू स्कीम का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का डिमांड था कि आप न्यू स्कीम का पेपर कराएं, तो न्यू स्कीम का पेपर हम स्टार्ट कर रहे हैं। न्यू स्कीम का पेपर जो है वो आपके 100 मार्क्स का है। 100 मार्क्स के पेपर में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो 50 क्वेश्चंस हैं। ईच क्वेश्चन जो है वो आपके 20 मार्क्स 2 मार्क्स का सेक्शन का है। अब ये जो सीएमए फाउंडेशन का पेपर है ये आपके 16 जुलाई 2023 को हुआ था। इस पेपर में आपके फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट का जो सॉल्यूशन है वो वीडियो सॉल्यूशन करा रहे हैं। वीडियो सॉल्यूशंस में जो हमने लास्ट पेपर अपलोड किया था वो ओल्ड स्कीम का था, मींस 2022 से पहले जो स्कीम था 2016 वाला स्कीम उसका पेपर था। जो आपके लेटेस्ट अपडेटेड स्कीम है उसका न्यू स्कीम का पेपर है वो हम अब डिस्कस कर रहे हैं। आपके जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं वो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपके 51 से स्टार्ट हो रहे हैं और 51 में आपको एग्जाम का वेटेज पता था। एग्जाम के वेटेज में आपके 70% वेटेज इकोनॉमिक्स का था और 30% वेटेज आपके मैनेजमेंट का था। इट मींस कि आपके जो 35 फर्स्ट क्वेश्चन होंगे वो आपके सेक्शंस होगा फंडामेंटल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, और उसके बाद आपके जो लास्ट 15 क्वेश्चन होंगे वो आपके होंगे मैनेजमेंट के रिलेटेड। तो वो मैनेजमेंट के रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हम उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपके लिए जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं उसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम इकोनॉमिक्स का स्टार्ट कर रहे हैं, वो है आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको पता है इंडिविजुअल लेवल पर डिस्कस करता है, फर्म लेवल पर डिस्कस करता है और इंडस्ट्री लेवल पर डिस्कस करता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो डिस्कस करता है वो इकोनॉमी एज अ होल की बात करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ का कोई इश्यू है यहाँ पर है ही नहीं, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, इंडिविजुअल लेवल। सेकेंड जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो आपके पीपीएफ कर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या फिर कुछ लोग इसको पीपीसी कर्व भी बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो कर्व होता है इसका शेप कैसा होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है या कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है। अब आप जानते हैं कि इसका शेप जो होता है वो कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है, और कॉनकेव टू द ओरिजिन का सिंपल रीजन है कि आपकी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट राइस होता है। क्या होता है, राइस होता है। तो उसके लिए यहां पर जो रीजन लिखा गया है वो है कॉनकेव टू द ओरिजिन, तो वो करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है कि प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड जो होती है वो मोर इलास्टिक हो सकती है। मोर इलास्टिक मींस कि अगर आप 10% चेंज करो तो 10% से हायर चेंज मींस 20%, 30%, 50% जो चेंजेस होगा वो मोर इलास्टिक हो सकता है। उसका रीजन क्या है, सबसे पहला आइटम देखते हैं। क्या वो आइटम नेसेसिटी का हो सकता है? देखो, अगर वो नेसेसिटी का आइटम है, सपोज ड्रग प्रोडक्ट है, सपोज सॉल्ट प्रोडक्ट है, सपोज डेली नेसेसिटी के आइटम्स है, तो उस डेली नेसेसिटी के आइटम्स में थोड़ा सा भी प्राइस वेरिएशन होगा तो आप उसके रेस्पेक्टिव चेंज नहीं करोगे, मतलब लीस्ट चेंज करोगे, तो ये तो हो गया इनइलास्टिक, नहीं हो सकता। अगर उसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो सब्स्टिट्यूट नहीं होंगे तो अवेलेबल, सीधा सा रीजन है कि आप उसमें चेंज नहीं कर सकते हो, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। एक लाइफ सेविंग प्रोडक्ट है, जैसे मैंने कहा ड्रग और मेडिसिन, सॉल्ट प्रोडक्ट, डेली नेसेसिटी का फूड आइटम्स, मिल्क, ये सारे के सारे आइटम्स भी नीड है, तो इसमें भी चेंज नहीं कर सकते। तो फिर करेक्ट आंसर क्या होगा, जिसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो। जैसे कि सपोज आपके पास बहुत सारी चीजें आइटम्स अवेलेबल है फूड प्रोडक्ट्स में, सपोज आपके पास अंकल चिप्स है, सपोज आपके पास लेस है, सपोज आपके पास बिंगो है, बहुत सारे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे, तो उस केस में क्या होगा, इलास्टिसिटी हायर होगा। नेक्स्ट चलते हैं यहां पर फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईली इन इलास्टिक सप्लाई। इन इलास्टिक का मतलब क्या हुआ, जिसकी सप्लाई में जनरली चेंज नहीं होता है, मतलब जिसकी सप्लाई एज इट इज सा रहता है।
तो वो सप्लाई एज इट इज किसका रहता है, वो रहता है आपके पेरिशेबल गुड्स का। किसका रहता है, पेरिशेबल गुड्स का। क्यों रहता है पेरिशेबल गुड्स का, क्योंकि पेरिशेबल गुड्स हाईली प्रोन होती है, बहुत जल्दी खराब हो जाती है, तो उस केस में आप उनकी सप्लाई को एज इट इज बहुत ज्यादा चेंज, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते, वो एज इट इज फिक्स सा बना रहता है, मतलब इन इलास्टिक रहता है। ड्यूरेबल गुड्स में हाँ हम चेंज कर सकते हैं, इजीली पॉसिबल है, क्योंकि लंबे समय तक स्टेबल बनी रहती है, खराब नहीं होता है। नेक्स्ट, आइटम्स ऑफ इलाइट क्लास। इलाइट क्लास के आइटम भी होते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए यूज किए जाते हैं, तो उसमें भी चेंजेस हो सकता है सप्लाई में, बट पेरिशेबल गुड्स लंबे समय तक प्रोक्योर नहीं हो सकती, इसलिए उनकी सप्लाई जो रहेगी हाईली इनइलास्टिक रहेगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिया गया है वो आपका लिया गया है क्वेश्चन नंबर 55। क्या है, कौन सा है जिसके अंदर सारे के सारे प्रोडक्शंस होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, फैक्टर्स। तो ऑब्वियसली सी बात है वो लॉन्ग रन का फैक्टर होता है, जहां पर आपके सारे के सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, मींस वहां पर आपके लेबर फैक्टर भी वेरिएबल होगा, वहां पर आपके कैपिटल फैक्टर भी वेरिएबल होगा, प्लस वहां पर आपके टेक्नोलॉजी भी चेंज हो सकता है। तो वो कब चेंज हो सकता है, वो लॉन्ग रन में चेंज हो सकता है, जिसको हमने देखा था क्या कहते हैं, रिटर्न्स टू स्केल। तो रिटर्न्स टू स्केल के लिए वो वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिया गया है 56। व्हाई डज द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑपरेट। इंक्रीजिंग रिटर्न्स आपको क्यों मिलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स का मतलब अगर आप उसमें आउटपुट जितना चाहते हो, आपने इनपुट किया सपोज 100 रुपीज का, तो आपको आउटपुट उससे ज्यादा मिल रहा है, मतलब 200 का 300 का, मतलब आपका आउटपुट जो है उसका पेस इंक्रीज हो रहा है। तो आपने 100 का इनपुट किया, आपको आउटपुट मिल गया 200 या 250 का। अब देखो ये जो 250 या 200 का आउटपुट मिला, इसका कई रीजन हो सकता है। एक तो आपने उसका जो कॉम्बिनेशन था, राइट कॉम्बिनेशन था, अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन, वो यूज किया। सेकंड आपने क्या किया, फिक्स फैक्टर का फुल यूज किया, और आपका इफिशिएंसी लेवल भी काफी हाई था। तो ये तीनों रीजन ओके हैं, इसलिए क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड पूछा गया है, कंसेप्ट जो बताए गए हैं कि मोड ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ये डेवलप किसने किया था। तो ये कार्ल मार्क्स सर से, जिन्होंने आपके मोड ऑफ प्रोडक्शन डेवलप किए थे, और उन्होंने मोड ऑफ प्रोडक्शन में एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से यहां पर एक जो लोअर लेवल का एम्प्लॉय होता है वो किस तरह से सर्वाइविंग के लिए काम करता है, और एक हायर लेवल का एम्प्लॉय होता है इलाइट क्लास का, वो किस तरह से काम करता है। तो ये मोड ऑफ प्रोडक्शन कार्ल मार्क्स सर का एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो आपसे पूछा गया है प्राइस इन द लॉन्ग रन से रिलेटेड, कि लॉन्ग रन में जो प्राइस होता है वो किससे डिटरमाइंड होता है। देखो मार्जिनल यूटिलिटी का कोई प्राइस से रिलेशन नहीं है, डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होता है, लेकिन वो शॉर्ट रन के एस्पेक्ट की बात चलती है, लॉन्ग रन की बात नहीं चलती। तो लॉन्ग रन में जो मेन डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो होता है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपकी कॉस्ट कवर हो रही है देन आप फ्यूचर में आगे कंटिन्यू करोगे ऑपरेशन, और अगर वो कवर नहीं हो रही है तो आप बीच में प्रोडक्शन को स्टॉप कर दोगे। इसी की तरह का सिमिलर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, शटडाउन पॉइंट क्या होता है। शटडाउन पॉइंट का मतलब आप बिजनेस ऑपरेशन बंद कर दोगे, मींस दैट यू विल नॉट कंटिन्यू इन द फ्यूचर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। कौन से केस में होगा, जब फर्म की कौन सी कॉस्ट कवर नहीं हो, वेरिएबल कॉस्ट कवर ना हो। तो वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं हो रही फर्म की, तब फर्म क्या कर देगी, ऑपरेशन बंद कर देगी। तो ऑपरेशन बंद कर देगी मतलब ऑप्शन करेक्ट कौन सा हुआ, सी ऑप्शन करेक्ट हुआ आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 किसका है आपका, द मार्केट कंडीशन जो सेटिस्फाइड करती है द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट अदर देन द आइडेंटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब उसमें सारी के सारे फीचर्स होते हैं परफेक्ट कंपटीशन के, बस एक फीचर नहीं होता कि वो आइडेंटिकल नहीं होता, मतलब प्रोडक्ट में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। तो वो कौन सा मार्केट है, वो है आपका मोनोपोलिस्टिक मार्केट। मोनोपोलिस्टिक मार्केट में बैरियर्स नहीं होते हैं एंट्री में और एग्जिट में। मोनोपोली में आपके सब्स्टिट्यूट भी खूब सारे होते हैं, काफी सारे बायर्स होते हैं, काफी सारे सेलर्स होते हैं, बस प्रोडक्ट में डिफरेंशिएट होता है, इसलिए थोड़ा डिफरेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पूछा गया है, जो फर्म है वो अर्न करती है नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा, वो क्या होगा। ऑब्वियसली सी बात है, नॉर्मल प्रॉफिट से हायर अगर आप अर्न करोगे तो वो एब नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा,
और एबनॉर्मल प्रॉफिट को ही हम क्या बोलते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस को इसेंशियल फीचर माना जाना चाहिए मार्केट का। तो मार्केट का इसेंशियल फीचर में कौन कौन होना चाहिए? मार्केट में दो फीचर बहुत जरूरी है, बायर्स होना चाहिए, सेलर्स होना चाहिए, और जिस प्राइस पर वो प्रोडक्ट को सेल करने चाहिए वो होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। ये ऑप्शन आपके कल वाली क्लास में भी जो हमने लिया था प्रीवियस अटेम्प्ट का पेपर 2016 का, उसमें भी था और यहां भी डिस्कस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डिमांड कर्व जो होता है वो प्योर मोनोपोली का इलास्टिक है, ठीक है, तो एमआर क्या होगा? देखो सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। इसमें हमने एआर और एमआर का रिलेशन वाला जो क्वेश्चन है वो क्लास में हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं आपको कि किस तरीके से आप जानते हैं कि यहां पर मोनोपोली की बात चल रही है। तो मोनोपोली में आपके एमआर एंड एआर बोथ डिक्लाइनिंग होते हैं। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एआर या आपका जो डिमांड कर्व है, क्योंकि आपको पता है कि आपके जो मार्केट होता है उसमें आपका एवरेज रेवेन्यू ही आपका डिमांड कर्व होता है, और डिमांड कर्व जो है वो आपका इलास्टिक है। कैसा है? इलास्टिक है। अगर वो आपके लिए इलास्टिक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो एमआर रहेगी वो भी क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। इसमें तीन फेज बताए जाते हैं। फर्स्ट फेज बताया जाता है कि जब वो इलास्टिक हो तब ये पॉजिटिव रहता है, जब वो यूनिट इलास्टिक हो तब वो जीरो हो जाता है, और जब वो लेस इलास्टिक हो तब वो क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। तो ये तीनों केस थे, लेकिन इसमें इलास्टिक पूछा गया है तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट पूछा गया है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई है फिक्स एरिया में कौन सा मार्केट का एग्जांपल है? इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई जो है वो आपके लिए एग्जांपल है मोनोपोली का मार्केट, क्योंकि वहां पर एक सिंगल सेलर होता है जो पूरे के पूरे मार्केट को कंट्रोल करता है। सारा का सारा मार्केट सारे के सारे सप्लाई एरिया में वही करता है, इसलिए मेन होल सोल डायरेक्टर वही है। तो सप्लायर जब सिंगल होगा तो वो किस मार्केट का एग्जांपल है? मोनोपोली। इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, नेटवर्क रिलेटेड सारी की सारी जो इश्यूज है वो गवर्नमेंट देखती है, इसलिए किसका एग्जांपल है? मोनोपोली का एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डिमांड कर्व जो होता है मोनोपोलिस्टिक कर्व का वो क्या होता है? लेस इलास्टिक होगा या मोर इलास्टिक होगा? अभी हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन भी डिस्कस किया है जिसमें ये कहा है कि अगर आपके सब्स्टिट्यूट ज्यादा होते हैं तो इलास्टिसिटी हायर रहती है, और सब्स्टिट्यूट कम होंगे तो इलास्टिसिटी भी लो रहेगी। तो यहां पर हायर सब्स्टिट्यूट है मोनोपोलिस्टिक में, काफी सारे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल रहते हैं, और क्लोज सब्स्टिट्यूट है तो इलास्टिसिटी भी क्या रहेगी? मोर इलास्टिक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हमारे को मार्केट सिचुएशन का कंपेयर करना है जहां पर फ्यू सेलर्स आते हैं और कंपेरेबल प्रोडक्ट सेल करते हैं। जहां भी फ्यू सेलर्स वर्ड आ जाए और वो पावरफुल सेलर्स होने चाहिए, तो वो पावरफुल सेलर जब फ्यू सेलर्स कंपेयरिंग प्रोडक्ट डिटेल डिस्कस करते हैं तो वो मार्केट होता है ओलिगोपोली का मार्केट। जिस मार्केट में क्या करते हैं, कुछ ही सेलर होते हैं बट वो मार्केट के डोमिनेटिंग फोर्स होते हैं। क्या फोर्स होते हैं? डोमिनेटिंग फोर्स होते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो मोनोपोली मार्केट का फीचर है। अब मोनोपोली के मार्केट का फीचर है ओके है, बट मोनोपोली के मार्केट में ये एक्सप्लेन किया गया है कि कौन सी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। मतलब ज्योग्राफिकल डिस्टेंस हो सकता है ज्योग्राफिकल डिस्टेंस पे आप नियर बाय एरिया सपोज उस लोकेशन के आसपास हो तो आपको लो प्राइस में मिल जाएगा, आप सपोज हाई डिस्टेंस पे हो तो आपको हायर प्राइस पे मिलेगा। उसी तरह से कंज्यूमर इग्नोर्ड है, उसको पता ही नहीं है कि यहाँ के एरिया में कितने का मिलता है, सेकंड वाले एरिया में कितने का मिलता है, थर्ड में कितने का मिलता है, तो वहां भी पॉसिबल है। बट टैरिफ बैरियर के कारण जनरेट हो नहीं, ये टैरिफ बैरियर का रीजन नहीं है कि टैरिफ बैरियर के कारण यहां पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड लीड टू फॉल इन द डिमांड फॉर मनी। मनी के डिमांड के फॉल होने के रीजन क्या है? तो हम जब मनी डिमांड थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं आपके लिए तो हमने क्लियर एक्सप्लेन किया हुआ है कि मनी डिमांड में और रेट ऑफ इंटरेस्ट में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है।
और उस इनवर्स रिलेशन के लॉजिक से आपके अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा तो मनी डिमांड क्या करेगा, फॉल करेगा, मतलब इनवर्स रिलेशन की बात। अगर आपकी इंक्रीज करे इनकम, रियल रेट ऑफ इनकम, तो इनकम बढ़ने पर क्या करते हो आप, फॉल नहीं करते हो डिमांड, आप ज्यादा से ज्यादा डिमांड। इंक्रीज इन वेल्थ, वही सेम लॉजिक लग गया, तो फिर हमारे पास क्या बचा, एक ही लॉजिक बचा, वो कौन सा ऑप्शन था, ए वाला ऑप्शन, मतलब इनवर्स रिलेशन का ऑब्जेक्टिव बचा उसी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू क्या होता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, बट आप इसको अगर इलिमिनेट करके करते तो हो जाता। कैसे हो जाता, देखो अगर इसमें करते कि गवर्नमेंट के अकाउंट में रखे तो वो हो नहीं सकता था, केवल कमर्शियल बैंक और आरबीआई रखे वो भी नहीं हो सकता था, केवल आरबीआई हेल्ड करे वो भी नहीं हो सकता। तो ज्यादातर जो मनी सप्लाई किया जाता है वो पब्लिक के लिए किया जाता है, तो एट लीस्ट हम देखेंगे इसका अप्रोप्रिएट आंसर क्या होता है, डी, कि टोटल मनी जो पब्लिक हेल्ड कर रही है उसी को हम किसका पार्ट ले रहे हैं, मनी सप्लाई का पार्ट ले रहे हैं। नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन पूछा गया है वो है अपेक्स बैंक फॉर एग्रीकल्चर क्रेडिट। एग्रीकल्चर क्रेडिट को हाईएस्ट लेवल प्रोवाइड किया जाता है, वो कौन प्रोवाइड करता है, वो एक ही पर्सन प्रोवाइड करता है, वो है आपका नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर क्रेडिट और रूरल डेवलपमेंट, ये हाईएस्ट क्रेडिट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन ये कल भी पूछा था आपसे कि फेरा को रिप्लेस किसने किया था, ये फेमा बॉडी ने रिप्लेस किया था। सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज का रेगुलेशन का एक बॉडी बना हुआ था 1999 में, हमने उसको दूसरे एक्ट से कन्वर्ट कर दिया, फॉरेन एक्सचेंज ऑफ मैनेजमेंट एक्ट से। तो ये बॉडी कन्वर्ट कब हुआ था, 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मनी मार्केट के फीचर्स में कौन कौन सा डील किया जाता है। आपके दो मार्केट होते हैं, एक कैपिटल मार्केट और एक मनी मार्केट। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए डील करता है और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए डील करता है। मनी मार्केट को आरबीआई रेगुलेट करता है और कैपिटल मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है। तो यहां पर मनी मार्केट का ऑप्शन क्या होगा कि शॉर्ट टर्म का मार्केट है जो क्रेडिट के लिए फैसिलिटी देता है। नेक्स्ट 73, इंडियन इकोनॉमी में जो शॉर्ट टर्म के बोरोवर्स होते हैं वो कौन कौन हो सकते हैं। ऑब्वियसली सी बात है, शॉर्ट टर्म के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट लोन ले सकती है, यस, मतलब 90 डेज के लिए लोन ले सकती है, गवर्नमेंट लेती है। इसी तरीके से शॉर्ट टर्म के लिए 1 ईयर के लिए लोन स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है, बिल्कुल ले सकती है। और इसी तरह के लोन लोकल बॉडीज भी ले सकती है, ले सकती है। तो तीनों बॉडीज किसके लिए लोन ले सकती है, शॉर्ट टर्म के लिए 1 ईयर के लिए या लेस देन 1 ईयर के लिए लोन ले सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कमर्शियल पेपर जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, सॉरी कमर्शियल बैंक्स जो लोन प्रोवाइड करते हैं वो कमर्शियल लोन किसके अगेंस्ट में प्रोवाइड करते हैं, मींस उनको कुछ तरह की कोलैटरल सिक्योरिटी रखना पड़ता है। सपोज आपको लोन लेना है 25 लाख का, तो आप कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में क्या रखोगे, अपने जो हाउस है उसके प्रॉपर्टीज के पेपर्स होते हैं वो आप रखते हो। तो वो जो पेपर आप रखते हो वो पेपर्स आप किसके रूप में रख सकते हो, सिक्योरिटीज के रूप में रख सकते हो। इसके अलावा कोई आपके पास बॉन्ड्स पड़ा हुआ है उसमें रख सकते हो। तो कमर्शियल बैंक लोन प्रोवाइड करते हैं सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में भी और बॉन्ड्स के अगेंस्ट में भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इश्यू करते हैं कमर्शियल बैंक, किसको इश्यू करते हैं, कंपनीज को इश्यू करते हैं, यस कंपनी को इश्यू कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को इश्यू कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को इश्यू कर सकते हैं। तीसरा, इंडिविजुअल को भी इश्यू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल इंडिविजुअल को इश्यू कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे लिया गया है 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट, मतलब कौन सा वाला है जिसको अपन सिक्योर्ड नहीं कह सकते, जिसमें मतलब पैसा डूबने का चांस है, अनसिक्योर्ड है और प्रोमिसरी नोट है। तो अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट में आपके जो ऑप्शंस आता है वो है कमर्शियल पेपर। ये सिक्योरिटी एज कंपैरेटिव लेवल ज्यादा होता है, मतलब सर्टिफिकेट डिपॉजिट और ट्रेजरी बिल्स में, क्योंकि गवर्नमेंट का जो सिक्योरिटीज होता है उसको गिल्ट एज सिक्योरिटी बोलते हैं, क्योंकि उसमें हाईएस्ट तो सिक्योरिटी रहता है कि उसके इंसॉल्वेंट होने के या डिफॉल्टर होने के चांसेस, क्योंकि गवर्नमेंट कभी डिफॉल्टर नहीं हो सकती। बहुत कम केस होता है जहां पे गवर्नमेंट डिफॉल्टर होती है, तो इस केस पे ये सेफ केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कैपिटल मार्केट का कंट्रोलर कौन होता है। अभी मैंने बताया आपको शॉर्ट टर्म का मार्केट मनी मार्केट, रेगुलेटर आरबीआई, लॉन्ग टर्म का मार्केट कैपिटल मार्केट, रेगुलेटर सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ
इंडिया। जो आपका स्टॉक मार्केट में आप ट्रांजैक्शन करते हैं, शेयर्स में आप ट्रांजैक्शन करते हैं, वो किसका पार्ट है? सेबी का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो जो इकोनॉमिक्स होता है उसमें माइक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन सी चीज इंक्लूड नहीं होती है? माइक्रो का मतलब एक कंपनी या कंपनी के एरिया से रिलेटेड एनवायरनमेंट जो होगा उसमें क्या चीज इंक्लूड नहीं होगी? ऑब्वियसली सी बात है, उसमें मार्केट होगा और उसमें कॉम्पिटिटर होंगे और उसमें फर्म्स भी होगी और उसमें कंज्यूमर भी होंगे, बट इकोनॉमी लेवल उसमें नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? सी हो गया। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पूछा गया है, पेस्टल का जो एनालिसिस होता है उसमें क्या नहीं आता है? पेस्टल का एनालिसिस में क्या आता है आपके? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेक्निकल, सोशियो इकोनॉमिक, नेक्स्ट आपके एनवायरमेंट और लास्ट है आपके लीगल। तो ये सारे के सारे एलिमेंट आते हैं, लेकिन क्या पॉपुलेशन आता है? पॉपुलेशन नहीं आता, तो ये एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके 80, स्वॉट का एनालिसिस होता है, उसमें कौन सा वर्ड नहीं है? स्वॉट में वर्ड आता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। इसका मतलब अपॉर्चुनिटी आता है, ओपिनियन नहीं आता। नेक्स्ट वर्ड जो है वो डायमेंशन नहीं है आपके, VUCAFU। सबसे पहला V का मतलब होता है वॉलेटिलिटी, तो वॉलेटिलिटी बिजनेस में होता है। क्या वॉलेटिलिटी है? यस है। क्या वहां पर अनसर्टेनिटी? U का मतलब अनसर्टेनिटी होता है, यस अनसर्टेनिटी भी करेक्ट है। आपके कॉम्प्लेक्सिटी, C का मतलब कॉम्प्लेक्सिटी है, हाँ कॉम्प्लेक्सिटी भी है। अब आपके यहां पर दो वर्ड है, एक फियर ऑफ अननोन होता है, एक अनप्रेडिक्टेबलनेस होता है। यहां पर ये वर्ड नहीं है, अनप्रिपेयर्डनेस, तो ये आपका रॉन्ग हो गया, इसलिए करेक्ट आंसर यही है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके लिए लिया गया है, पोर्टर जो था उसके 5 फोर्सेस मॉडल में क्या क्या इंक्लूड होता था और क्या इंक्लूड नहीं होता था। तो पोर्टर के मॉडल में चारों चीजें इंक्लूड थी, पोर्टर के मॉडल में ये इंक्लूड नहीं था। मतलब राइवल सेलर्स इंक्लूड थे, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट इंक्लूड थे और बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर इंक्लूड था। यहां पर बार्गेनिंग पावर ऑफ एम्प्लॉय इंक्लूड नहीं था, तो करेक्ट आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बिजनेस के इंटरनल एनवायरनमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? जैसे अपन ने कंपनी का इंटरनल एनवायरनमेंट देखा, इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब ये कि कंपनी के इनसाइड एरिया में क्या क्या हो रहा है, जैसे कि मैनेजमेंट हो गया, जैसे कि कंपनी के एम्प्लॉय हो गए, जैसे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, वो सारे के सारे जो लोग हैं वो इंटरनल का पार्ट है। इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस हो सकते हैं, तो एक्सटर्नल का डिस्कशन करना ही नहीं है, जो पेस्टल में है वो तो डिस्कस हमारे को इंटरनल करना है। तो इंटरनल में कौन है? कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर बिल्कुल है, कंपनी का बिजनेस मैनेजमेंट जो वो फिलॉसफी या जो प्रिंसिपल लेके चल रहा है वो भी है, और कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ रहा है आपका डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? आप जिस एरिया में रह रहे हो उसका पॉपुलेशन स्ट्रक्चर कैसा है। तो पॉपुलेशन फैक्टर के बेसिस पर ये चीजें ली गई है। तो पॉपुलेशन में क्या क्या आएगा? पॉपुलेशन में आएगा आपका एज स्ट्रक्चर, करेक्ट है। इसके अलावा कहां पर आप ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ये वाला फैक्टर आएगा, और कहां पर आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। तो यहां पर सारे फैक्टर इंक्लूड है, इसलिए आंसर भी क्या करेक्ट हुआ? ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हुआ। एक आ गया आपके ये यहां पर 85 कि लॉस टू बी कंसीडर्ड जब आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में स्टडी करना है। लॉस का मतलब यहां पे लीगैलिटी का इशू है। किसका इशू है? लीगैलिटी का इशू है, कि आप लीगल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, तो लीगैलिटी के इशू को आपको इसमें डिस्कस करना है। तो लीगैलिटी में कौन से इश्यूज डिस्कस करोगे? सबसे पहले इंप्लॉयमेंट लॉज डिस्कस करोगे, यस डिस्कस करोगे। इसके अलावा कॉपीराइट आईपीआर के इश्यूज डिस्कस करोगे, यस डिस्कस करोगे। इसके अलावा पेटेंट के डिस्कस करोगे और हेल्थ और सेफ्टी लॉज। तो मतलब सारे लॉज डिस्कस होंगे, इसलिए क्या करेक्ट होगा? ऑल ऑफ द अबव। तो यहां हमने आपके इकोनॉमिक्स वाले सेक्शंस को कंप्लीट कर लिया है। अब वाली क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम आपके यहां पर मैनेजमेंट के 15th जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। तो ये आपका यहां से मैनेजमेंट का जो पार्ट है वो डिस्कस हो रहा है, फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला यहां से जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं 86 से। 86 का क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट जो होता है वो साइंस होता है या आर्ट्स होता है। तो मैनेजमेंट बोथ साइंस भी होता है और मैनेजमेंट आर्ट्स भी होता है। मैनेजमेंट को साइंस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि
मैनेजमेंट के अंदर जितने भी सारे रूल्स और प्रिंसिपल्स हो सकते हैं उसका हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और उसको हम टेस्ट करके वेरीफाई कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? पी हुआ। पर्सनल स्किल वाला इश्यूज जो है वो आपके लिए आर्ट वाले में आता है और इंस्टीट्यूशन हुई है वो भी उसी का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ऑब्जर्व दैट मैनेजमेंट इज व्हाट अ मैनेजर डज। जो भी सारा मैनेजमेंट होता है, जो मैनेजर करता है, ये स्टेटमेंट किसने दिया है? तो ये स्टेटमेंट आपके दिया है एलन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कंसीडर्ड करता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी थ्योरी हमने पढ़ा था? हमने दो थ्योरी पढ़ा था। एक थ्योरी हमने एजेंसी थ्योरी पढ़ा और एक थ्योरी हमने पढ़ा स्टेवर्ड थ्योरी। तो स्टेक होल्डर और ये तो कोई थ्योरी था ही नहीं, दो थ्योरी बचा स्टेवर्ड की थ्योरी। अब देखो स्टेवर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कंपनी का भी ग्रोथ हो और एम्प्लॉय का भी ग्रोथ हो, मतलब दोनों एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में काम कर रहे थे। एजेंसी थ्योरी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे तो मेरा प्रॉफिट कमाना है, तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के प्रिंसिपल से करेक्ट आंसर क्या होता? एजेंसी थ्योरी। हाँ, अब एजेंसी की कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड है? तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विच इज नॉट एन एजेंसी कॉस्ट। एजेंसी को कौन सी कॉस्ट लगानी पड़ती है? मॉनिटरिंग करना पड़ता है एजेंसी को, यस मॉनिटरिंग की कॉस्ट लगता है उसका। एजेंसी को रेजिडुअल कुछ तरह के वेस्टेज जो होता है, कुछ एक्सपेंसेस हो जाते हैं, वो कॉस्ट बियर करना पड़ता है। प्लस एजेंसी को बॉन्डिंग कॉस्ट भी बियर करना पड़ता है, लेकिन उसको कॉन्करेंट लॉस नहीं बियर करना पड़ता, इसलिए कॉन्करेंट लॉस आर नॉट द पार्ट ऑफ एजेंसी कॉस्ट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिया गया है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को सेट करना कि आपके क्या क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन जब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपके गोल, ऑब्जेक्टिव, टारगेट सेट करते हैं। तो ये जो टारगेट सेट करना होता है ये कहलाता है आपका प्लानिंग। सबसे पहले आपके दिमाग में एक सेट गोल होना चाहिए, आप उसके लिए प्लान बनाते हो और उस प्लान को फिर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एग्जीक्यूट करते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे लिया गया है वो है 91 क्वेश्चन। 91 क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। मतलब इसमें से कौन सा एक सोर्स है जो आपके एक्सटर्नल सोर्स नहीं है, मतलब वो इंटरनल सोर्स से यहां पर कैलकुलेट हो रहा है। देखो क्या हो रहा है, यहां पर आपके इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो इंटरव्यू बोर्ड जब लेगा तो वो बाहर से एम्प्लॉय को सेलेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल। आप नीचे कैमरा के सामने आ रहे हो, देखो क्या होगा इसमें जब आप वॉक इन इंटरव्यू करेंगे तो ये वॉक इन इंटरव्यू किसका पार्ट है? वॉक इन इंटरव्यू इसका पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो है आपके एडवर्टाइजमेंट देकर आप बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से एम्प्लॉय को लेते हो, ये भी एक्सटर्नल का पार्ट है। इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज से बुलाते हो, ये भी एक्सटर्नल सोर्स का एग्जांपल। बट आप ट्रांसफर करके एक अपने डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में किसी इंप्लॉय को बुला लेते हो, वो क्या कहलाता है? आपका ट्रांसफर कहलाता है। ये इंटरनल मैनेजमेंट का पार्ट है, तो ये इंटरनल का पार्ट हुआ, इसलिए ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका 92 क्वेश्चन। 92 में क्या लिखा गया है कि इज नॉट अ स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस। देखो स्टाफ का मतलब क्या है कि आपको अपने यहां पर किसी भी पर्टिकुलर जॉब के लिए किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट करना और उसको टास्क प्रोवाइड करना। तो टास्क प्रोवाइड करने में क्या होगा? मैन पावर का प्लानिंग होगा, बिल्कुल होगा। सिलेक्शन होगा एम्प्लॉय का, बिल्कुल सिलेक्शन होगा। ट्रेनिंग होगा और उसका डेवलपमेंट होगा, लेकिन क्या उसका एजुकेशन होगा? एजुकेशन इज नॉट द पार्ट। एजुकेशन तो वो पहले से अचीव करके आया होगा, तो करेक्ट क्या हुआ? एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? अर्ली स्टेज में प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन को बिगिन कर लेना चाहिए। मतलब अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना है तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन के लिए सबसे पहली चीज क्या है कि स्टार्टिंग में ऑर्गेनाइजिंग करने पर ही आपको कोऑर्डिनेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कम्युनिकेशन रिलेटेड कि ये जो लैटिन वर्ड है ये कम्युनिकेशन किससे बना हुआ है? तो कम्युनिकेशन जो वर्ड से बना हुआ है वो है आपके कम्युनिस्ट वर्ड से। किससे वर्ड से बना हुआ है? कम्युनिस्ट वर्ड से बना हुआ है। तो इस वर्ड को यहां पर लिया गया है, ठीक है। रुक जाओ अभी थोड़ी देर। कम्युनिस्ट वर्ड से बना हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे लिया गया है वो लिया गया है डेलीगेशन से। किससे वर्ड लिया गया है? डेलीगेशन से। तो डेलीगेशन जो अथॉरिटी होता है वो कहां पर प्लेस करता है? सिंपल सी बात है, आप अपनी डेलीगेटीज, अपनी ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी
इंप्लॉय को ट्रांसफर कर रहे हो, तो ट्रांसफर हायर लेवल पर हो नहीं सकता। किसको ट्रांसफर करोगे? अपने से लोअर लेवल के इंप्लॉय को आप ट्रांसफर करोगे। तो लोअर लेवल को ट्रांसफर करोगे मतलब सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में ही हम क्या करते हैं? डेलीगेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपका 96 कि स्पान ऑफ मैनेजमेंट किसका पार्ट होता है? स्पान ऑफ मैनेजमेंट का मतलब यह हुआ कि एक पर्सन अपने लेवल पर हाईएस्ट कितने जो इंप्लॉयज होते हैं उनको कंट्रोल कर सकता है। तो वो जो कंट्रोल करने की पावर है वही स्पान ऑफ मैनेजमेंट कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। मतलब स्पान ऑफ मैनेजमेंट को ही स्पान ऑफ कंट्रोल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लीडरशिप जो थ्योरी होती है वो किसके बिना नहीं हो सकता? सिंपल सी बात है, लीडर को जब लीडर माना जाएगा, कब माना जाएगा? जब उसके फॉलोअर्स हो। अगर उसके फॉलोअर्स नहीं है तो उसको लीडर कौन मानेगा? तो उसके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? फॉलोअर्स होना चाहिए, जब उसको लीडर माना जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका लिया गया है मैनेजमेंट का, कि रेंसिस जो लिंकर्ट थे उन्होंने 4 मैनेजमेंट के सिस्टम बताए थे। फर्स्ट सिस्टम, सेकंड सिस्टम, थर्ड सिस्टम और फोर्थ सिस्टम। तो उनका जो सबसे बेस्ट मॉडल था, जिसको हम आइडियल सिस्टम बोलते हैं, वो आइडियल सिस्टम कौन सा था? तो उनका आइडियल सिस्टम था वो आपका था सिस्टम नंबर 4 था। तो ये सिस्टम नंबर 4 आपके लिए करेक्ट ऑप्शन है, जो आपके लिए आइडियलिस्टिक लिंकर्ट का सिस्टम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया है, कल वाली क्लास में भी था ये क्वेश्चन, कि प्रोग्राम्ड डिसीजन और नॉन प्रोग्राम डिसीजन कौन से होते हैं? तो प्रोग्राम डिसीजन वो वाले डिसीजन होते हैं जिस डिसीजन मेकिंग में आप लोग जो डिसीजन करते हैं वो एज इट इज रहते हैं। मतलब उसमें क्रिएटिविटी नहीं होता, उसमें रिपीटेटिव वर्क होता है। जो आपको जस्ट टास्क दिया गया है, जस्ट आप उस टास्क को रिपीट करते रहते हैं। कोई भी आप न्यू क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग नहीं करते। तो ऐसे डिसीजन जो लोअर लेवल का स्टाफ होता है, क्लरिकल स्टाफ होता है, जिनको जस्ट अकाउंट्स की एंट्री करना हो, जस्ट बेसिक एंट्री करना हो, जिसको जो लोअर लेवल के सारे काम होते हैं, जिसमें कोई क्रिएटिविटी का नीड नहीं है, जिसमें रिपीटेशन काम, जैसे कि अपन कह सकते हैं रोबोटिक काम। जैसे रोबोट्स होता है वो एक तरह का रिपीटेड काम करता है। जैसे कि यहां से सामान हो गया, आप किसी कैफे में गए और उस कैफे में आपने एक रोबोट को देखा। वो रोबोट का काम क्या है? प्रोग्राम डिसीजन है। उसमें आपने कुछ प्रोग्रामिंग कर रखी है। आपने कहा कि सर मेरे लिए खाना लेके आइए, सर मेरे लिए फूड प्रोवाइड कीजिए, मेरे लिए ये चीजें कीजिए। मतलब उसमें प्रोग्रामिंग की गया, जितना आपने ऑर्डर किया वो उसके हिसाब से रिप्लाई करता है। तो वो होता है लोअर लेवल का काम। लास्ट आपके क्वेश्चन पूछा गया है कि इज द फर्स्ट स्टेप इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सबसे पहले डिसीजन मेकिंग के लिए क्या करना चाहिए? तो डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जब आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेंगे तभी आप उसके सॉल्यूशंस खोज सकते हैं। तो मैक्सिमम आपके लिए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजने के लिए आपको सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करके उसके मैक्सिमम सॉल्यूशंस आपको देखने हैं। तो इसके साथ हमने 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लिया है, और सारे के सारे क्वेश्चन थे जो बहुत ही सिंपल लेवल के पूछे गए थे। आप इस पेपर में 100 आउट ऑफ 100 गेट कर सकते हैं। और ये जो पेपर है हमने जितना सॉल्व किया है, एग्जाम में आप उतना ही स्पीड से और उससे फास्ट स्पीड से सॉल्व कर सकते हैं, और इसमें हाईएस्ट एक्यूरेसी भी मेंटेन कर सकते हैं। पेपर का लेवल एज कंपैरेटिव काफी इजी था। ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए थे, मैक्सिमम वो क्वेश्चन बुकिश लेवल के ही थे, और कुछ क्वेश्चन थे वो थोड़े ट्रिकी थे, बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं कह सकते। तो पेपर का जो लेवल था वो इजी था, और इजी से अगर थोड़ा सा कहें तो मॉडरेट था। जिसने थोड़ा कम पढ़ा था उनके लिए मॉडरेट, और जिन्होंने ठीक से पढ़ा था उनके लिए इजी था। टफ पेपर नहीं था। तो आपको ये सॉल्यूशंस कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा आप और डिस्कशंस के लिए और अपडेट्स के लिए VSI के चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और इस लिंक को आप अपने फ्रेंड्स को भी नेक्स्ट आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आज की क्लास को हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।